अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब हसन। अलीना फ़ारूक शेख की गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे हैं। आज हम बात करेंगे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के बयानात और उन बयानात में तज़ादात की। वज़ीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो गया, लेकिन इमरान खान हुकूमत जाने के बाद जो बयानियाँ बना रहे हैं या मुख्तलिफ गैर मुल्की ख़बर रसाई इदारों को जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं या पाकिस्तान में भी जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नैब को कंट्रोल करती थी, उनका कंट्रोल नैब पर नहीं था। वो चाहते थे कि करप्शन के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ें, जो उनका बयानिया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके और उनके पास वो इख्तियार नहीं था। अब ये तो बयानात हैं इमरान खान के, लेकिन अगर फैक्ट्स की हम बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस दौर को देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उस दौर में सारे जो मुखालिफिन थे यानी ऑपोजिशन लीडर्स थे, उनके खिलाफ केसेस बने प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर भी। यानी अभी सिर्फ एक बात ही हुई है तो रहनुमा को उठा लिया गया और उसके बाद आपने देखा कि 1.5-2 साल उनको जेल में रहना पड़ा, पेशियाँ भुगतनी पड़ी और फिर वो बरी भी हुए अदालतों से। तो हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देती है इस वक्त जो वो बयानियां बना रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं इंटरव्यूज में, वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नैब को कंट्रोल करती थी और मैं एहतसाब चाहता था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो एहतसाब हो नहीं पाया है। और जो सूरत हाल थी हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, जिन्होंने देखा भी वो दौर, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक हों या फिर शाहिद खाकान अब्बासी हों, या एक लिस्ट है पूरे रहनुमाओं की जिनके खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ हुई और हमने देखा। तो आज का सवाल हम रखेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, मज़हर अब्बास साहब, सुहेल वड़ाई साहब और शहजाद इकबाल साहब। तो आज का सवाल हमारा यही है कि इमरान खान अब तो ये बयानियां दे रहे हैं, लेकिन वो जो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नैब थी, हालांकि वो ये कार्रवाइयां करा रहे थे और सारे केसेस यानी उनके और उनके इत्तेहादियों के जो केसेस थे भी जेन्युइन, उन पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और वो आराम से उनके लीडर्स जो है वो अपना बयानिया भी सामने रख रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन अताब का सामना कर रही थी। तो इमरान खान चाहते क्या थे असल में? क्या वो वाकई एहतसाब चाहते थे जिसका बार बार वो जिक्र करते हैं, या फिर वो अपने ऑपोजिशन को क्रश करना चाहते थे? इस पर हम ज़रा कुछ तज़िया लेंगे। सबसे पहले बढ़ेंगे सुहेल वड़ाई साहब की जानिब। सुहेल साहब, आप कहिए इमरान खान की सोच क्या थी? नज़रिया तो अपना बताते कुछ और है, लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देते हैं। ये हक़ाइक़ बिल्कुल बरक्स हैं। बेसिकली उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे और दोनों ही जो थे वो चाहते थे कि सियासतदानों का एहतसाब हो, सियासतदानों को सजाएं मिलें, सियासतदानों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों की सोच मिलती थी और इसी वजह से सारे लोग जो गिरफ्तार होते रहे और फिर बिल आखिर उनको रिलीफ बहुत अरसे बाद अदालतों से मिला। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी एहतसाब कम चाहते थे, अपने मुखालिफ सियासतदान थे उनको सजा देना या उनको जेलों में रखना या उनको एक मिसाल बनाना चाहते थे। और मेरा ख्याल है कि इस साथ में उन्होंने तकरीबन हर शख्स जिसको चाहा उसको कैद किया, हर शख्स जिसको चाहा उसको जेल में रखा और लंबा अरसा जेल में रखा। और उस जमाने में अदालतों में भी फौरन सुनवाई नहीं होती थी, बहुत वक्त लगता था। हम उस जमाने में खुद भी अदालतें भुगतते रहे हैं, दूसरों के मुकदमात सुनते रहे हैं, तो हम देखते रहे हैं कि किस तरह एहतसाब के मुल्ज़िमों के साथ, नैब के मुल्ज़िमों के साथ सलूक होता था। इंतहाई जो था नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि इमरान साहब अगर सच बोले तो सच यही है कि इमरान खान और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे और दोनों जो है वो अपने मुखालिफ सियासतदानों को जो है वो सजा और कैद और एक मिसाल बनाना चाहते थे। बस साहब आप कहिएगा, जैसे वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नैब को कंट्रोल करती थी और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहता था कि ये कार्रवाइयाँ हों तो वो कहीं और से, यानी जो मुल्ज़िमान थे वो कहीं और से फैसला होता था और वो फैसला लेकर आते थे और उनको रिलीफ मिलता जाता था। आप क्या समझते हैं, क्या पॉलिसी थी इमरान खान की? ऑपोजिशन को ख़त्म कर देना, अपने रास्ते से हटा देना ताकि कोई आवाज़ ना हो, कोई तनकीद ना हो उनके ऊपर? सोच क्या थी आखिर? देखिए, बेसिकली तो वो जाहिर है हमारे सारे ही हुक्मरानों का ये मसला होता है कि जब वो इख्तिदार से हट जाते हैं तो उनकी शिकायत इस्टेब्लिशमेंट से ही होती हैं और फिर उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं। जो इमरान खान आज बात कह रहे हैं वो बात वो कल नहीं किया करते थे और सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। और चलें, आप आज ये रियलाइज़ कर रहे हैं
कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, आप बेख्तियार थे, आपके सारे इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट ने ले लिए थे, एक तरीके से आप नैब तो क्या आप खुद जो है कंट्रोल किए जा रहे थे। चलिए ये सारी बातें मान लेते हैं। सवाल ये है कि आज भी आप रिलीफ इस्टेब्लिशमेंट से ही चाह रहे हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल अगर आप बरसर इख्तियार आएंगे तो आप बाइख्तियार होंगे? उस बाइख्तियार होने का पैमाना क्या होगा? क्या आज आप ये गारंटी दे सकते हैं? क्या आज ये बरमला आप ये बात कह रहे हैं कि कल जब मैं आऊँगा तो मैं बाइख्तियार वज़ीर आज़म बन के दिखाऊँगा? या तो वो ये एक फर्म पोजीशन लें, और एक फर्म पोजीशन लें और फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ना देखें। फिर देखें आपके आइंदा आम इंतखाबात कल होते हैं या 6 महीने बाद होते हैं, लेकिन जब आप इस्टेब्लिशमेंट से ही रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे तो फिर रिलीफ ऐसे ही तो नहीं मिलेगा, तो फिर तो कंडीशनल्स होंगी। और फिर कल भी आप यही शिकायत करेंगे जब वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर इख्तियार ख़त्म होगा। माजी के हुक्मरानों को भी हमने ये देखा कि जब वो आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आते हैं, और जब जाते हैं तो शिकायत वो आप इस्टेब्लिशमेंट से ही करते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत क्लियर कट पोजीशन लेनी चाहिए इमरान खान। बिल्कुल, इमरान खान जब 2018 में आए थे तो वो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ जो है वो नैब को मुतहर्रिक करना चाहते थे, और उस मुतहर्रिक करने की वजह से जो है वो ये लोगों को गिरफ्तार भी हुए, लेकिन बदकिस्मती से उनके केसेस नहीं चल पाए उनके बकौल। और आज वो ये कह रहे हैं, इनडायरेक्टली वो ये बात कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने वो मुकदमात आगे नहीं बढ़ने दिए। तो जो कल हो गया वो तो हो गया, लेकिन आप कल की गारंटी दें कि कल आप अगर आएंगे तो आप क्या पोजीशन लेंगे। वो जब गारंटी देंगे तो फिर ये इत्मीनान होगा कि हाँ आप वाकई एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जो कि होना चाहिए, जो कि प्रिंसिपली उसूली तौर पे बिल्कुल एक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म होना चाहिए। वरना जिस तरह आज वो पंजाब का रोना रो रहे हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत चल रही है। आज वो कह रहे हैं कि पुलिस पंजाब की जो है पंजाब हुकूमत के अंडर नहीं है, तो वही पुलिस जो है मुजाहिरों को तो नहीं डिस्टर्ब कर रही, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट के हवाले से आप सॉफ्ट हैं। क्यों? क्या धमाका वज़ीराबाद में नहीं हुआ? और अगर वज़ीराबाद में फायरिंग वज़ीराबाद में नहीं हुई, और अगर वज़ीराबाद में हुई है तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पंजाब हुकूमत की नहीं है प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी? पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है क्या? और क्या वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद की उस पुलिस फोर्स में से किसी के खिलाफ कार्रवाई की है जिसको वो जिम्मेदार समझते हैं? तो मेरा ख्याल है बहुत क्लियर कट पोजीशन आनी चाहिए, और वो तो ज़ाहिर है वो आईजी पंजाब पे ही सारा मलबा डाल रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी और पीटीआई चेयरमैन भी। अच्छा शहजाद, इस सवाल की ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की क्योंकि जैसे मर साहब ने कहा कि कल की आप क्या गारंटी देंगे, लेकिन जो कल हो गया है आज आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाए, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि वो एक डॉक्ट्राइन का भी उन्होंने जिक्र किया है कई दफ़ा, मुतादिद दफ़ा, कि वो प्रो जमहूरियत और वो सारी बातें, लेकिन उसके बाद यकसर बयानात अब उनके तब्दील हो गए हैं हुकूमत से जाते ही। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। इमरान खान गलत नहीं कह रहे। इमरान खान असल में आधा सच बता रहे हैं, और वो आधा सच इमरान खान का ये है कि मैं जिम्मेदार नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार थी। पूरा सच ये है कि इमरान खान भी जिम्मेदार थे, इस्टेब्लिशमेंट भी जिम्मेदार थी, और इसीलिए उस निज़ाम को, उस दौर को हाइब्रिड गवर्नमेंट का नाम दिया गया था, या ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती थी कि दोनों वन पेज पर हैं और दोनों बड़े फख्र से वन पेज पे थे। तो मेरे ख्याल से ना तो पूरा मलबा इमरान खान पे डाला जा सकता है, ना मुकम्मल मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाला जा सकता है। हाँ, इमरान खान की अपनी एक विश लिस्ट जरूर थी। जैसे अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें एक कैरेक्टर था आर्या स्टार्क का, जिसकी एक विश लिस्ट थी कि किस किस को उसने मारना है। तो इमरान खान की एक अपनी विश लिस्ट हो सकती है कि किस किस को उन्होंने जेल में डालना है, लेकिन सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं थे। इस्टेब्लिशमेंट ने जो सारा अपना एक रोल प्ले किया इमरान खान को लाने में, इलेक्शन जिताने में, उस पर सिर्फ हम नहीं बात करते, इमरान खान के मुखालफिन भी बात करते हैं। इमरान खान उस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो खुद सारा गेम सेट नहीं कर रहे थे। इमरान खान तो आप कह सकते हैं ना कि पेंटिंग है, आर्टिस्ट तो कोई और था इसका। क्या इमरान खान ने खुद इलेक्शन अपने आप को जिताया? जो धांधली का इल्जाम लगता है, क्या उन्होंने वो खुद किया? या उससे अगर थोड़ा पहले चले जाए, इमरान खान तो इक्तदार में नहीं थे। नैब आज तक एक हाई प्रोफाइल केस साबित कर सकी है, एक हाई प्रोफाइल, और वो था नवाज शरीफ के खिलाफ और मरियम नवाज के खिलाफ इवेंट फील्ड केस। उस वक्त इमरान खान इक्तदार में नहीं थे।
तो फिर कौन जो है उस वक्त केसेस बना रहा था? कैसे उस वक्त नैब ने जो है 6 महीने के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करके केस बना लिया, जीआईटीबी की मदद ली गई? तो इमरान खान तो इख्तियार में नहीं थे, ऐसी बात है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्या साबित भी इस सूरत में हुआ कि आप देखें कि वो जो अब समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो तो बाकायदा तौर पर मरियम नवाज के बारे में तो बिल्कुल यानी नैब भी जी ज़ोएब मैं कता कलामी की माज़रत चाहता हूं, वो इशू हमारा इस वक्त है नहीं, मेरिट हम केस की डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये बात करें जिम्मेदार कौन है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप बात कर रहे थे कि बिल्कुल मामला बरक्स है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन से पहले इमरान खान में इक्तदार में आने से पहले नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई भी हो चुके थे, नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा भी हो चुकी थी, तो इमरान खान इक्तदार में नहीं थे, तो कोई और था ना जो ये निजाम चला रहा था उस वक्त। इसीलिए मैं कह रहा हूं आर्टिस्ट कोई और था, इमरान खान पेंटिंग थी। लेकिन इमरान खान बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकते ये कह के कि मैंने कुछ नहीं किया, नेट कंट्रोल में मेरे नहीं थी। इमरान खान ने उस वक्त जो हमारे सामने प्राइमा फेसाई एविडेंस है, इमरान खान ने उस वक्त के नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल भी किया, उन्होंने लोगों को जेल में भी डलवाया, लेकिन इमरान खान साहब ये अकेले नहीं कर सकते थे, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के बगैर नहीं कर सकते थे। जब तक एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान वन पेज पे थे, आप देख रहे थे कि धड़ाधड़ उस वक्त इमरान खान के मुखालफिन जेल में जा रहे थे। बहुत सारे कई केसेस हुदैबिया पेपर मिल्स वगैरह के आज के थोड़ी हैं, ये तो परवेज मुशर्रफ में शुरू हुए थे। तो एस्टैब्लिशमेंट तो एक लंबी गेम खेलती हुई आई है। आपको पता है कि वो पहले भी कोशिश करते हुए आए कि नवाज शरीफ को सियासत से आउट करें, पीपल्स पार्टी को आउट करें, जो मुशर्रफ ने अपने दौर में किया भी था। तो मेरे ख्याल से वही प्लेबुक थी जो कंटिन्यू हो रही थी। तो किसी एक को जिम्मेदार ठहराना मेरे ख्याल से गलत होगा। हम सब हकायक जानते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से अगर इमरान खान आए, और एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ही इमरान खान मेरे ख्याल से ये सारी कार्रवाइयां कर रहे थे। यानी लेकिन इस विश लिस्ट की जिसकी आपने जिक्र किया उसकी बुनियाद पे एक पॉइंट ऐड कर दूं, एक पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, एक पॉइंट ऐड कर दूं इसमें, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे। आप वो जो इनफेमस तकरीर है नवाज शरीफ की गुजरांवाला की, वो जरा निकाल के सुनिए। क्या वो इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे लोगों को जेल में डालने का या झूठे करप्शन केसेस बनाने का या इलेक्शन जिताने का? नहीं, इमरान खान कह रहे थे 2 लोगों से मेरा मुकाबला है, वो 2 लोग सब चीजों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया था, वो कहते इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, वो तो मोहरा है सिर्फ। ये तो उस वक्त बयानिया था आज की हुकूमत का। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इमरान खान जिम्मेदार थे, जब उस वक्त जो लोग खुद जेर अताब थे वो इल्जाम किसी और को ठहरा रहे थे? बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि हर जाने वाला जो है वो दूसरे पर वो इल्जामात इसी तरीके से, यानी कमोबेश यही सूरत हाल मियाँ साहब की भी थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इरशाद भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहब हमारे साथ हैं, इसी सवाल पर कुछ तजिया लेंगे। बैक हम बात कर रहे हैं इमरान खान के उन तमाम बयानात की जो हालिया दिनों में वो दे रहे हैं, उन तमाम इल्ज़ामात की जो हुकूमत से हटने के बाद वो लगा रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, इमरान खान के दौर में जो कुछ अपोजिशन के खिलाफ होता रहा वो सबके सामने और रोज़े रोशन की तरह वो बात आया है, क्या कुछ हुआ? अब इमरान खान कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट पे मलबा डाल रहे हैं कि सारे केसेस भी इस्टेब्लिशमेंट बनाती है सियासतदानों के, और नैब को भी वही कंट्रोल करती है, वो बिल्कुल बेइख्तियार थे। तो अब उन पर ट्रस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि यही होता रहा है कि जो वज़ीर आज़म जाता है वो फिर उन हक़ाइक़ की तरफ लोगों को बताने की कोशिश करता है, जब वो हुकूमत में होता है उस वक्त कोई इस किस्म की बात नहीं की जा रही होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। देखिए जनाब स्पीकर, पहली बात तो ये है कि काश कोई एक बंदा, कोई एक वज़ीर आज़म ऐसा निकल आता कि जो बाद में इक़्तिदार से निकलने के बाद कहता कि भाई जो गलतियां की हैं वो मैंने की हैं, जो कामयाबियां मिली हैं वो मेरी हैं, और जो नाकामियां मिली हैं वो भी मेरी हैं। काश कोई एक ऐसे किरदार वाला, एक ऐसा बंदा निकलता, बजाय इसके के बाद में रोने और रोने, हाय मारा गया, लुटिया गया, मेरे कुल तहसी कोई ना। भाई हाँ, मैं वज़ीर आज़म था, मैं दौरे फरमाता था, मैं प्रोटोकॉल इंजॉय करता था, मैं हर रोज़ाना 15-15 तकरीरें फरमाता था, और मैं कहता होता था कि सारे मेरे पीछे हैं, मैं आगे हूँ, कोई फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, वगैरह वगैरह। और जब निकल आए तो हाय मेरे कुल तो ऐसी कोई नहीं, मैंने तो एक मरतबा जेब से पर्स निकालना चाहा तो वो भी किसी ने नहीं निकालने दिया। काश कोई एक ऐसा होता। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ज़रूर, उनका बयानिया है वो ज़रूर करें, मगर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ थोड़ा सा क्रेडिट भी दें कि करतारपुर राहदारी भी उन्होंने इनके लिए बनाई थी, रेकोडेक का मामला उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया था, कारके का मामला उन्होंने हल करवाया था, फैटअप से निकालने में उन्होंने मदद की थी,
IMF के लिए उन्होंने मदद की थी, मुल्क मुल्क कर्जे इनके लिए उन्होंने आर्मी चीफ ने मांगे, मुल्क मुल्क ताल्लुकात जो ये बिगाड़ आते थे आर्मी चीफ उनके ताल्लुकात बनवाते थे। अच्छा, 90% कानून साजी आर्मी की वजह से हुई। वज़ीर आज़म बनने से अदम एतमाद का वोट लेने तक इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हुई थी और इनको हर मामले में मदद दे रही थी। वो उसमें सारा कुछ आ जाता है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या जो भी हो, काश वो क्रेडिट भी दे देते। दूसरी बात है इख्तियार। इमरान खान साहब के पास इख्तियार था, हमने देखा कई मरतबा। पहला इख्तियार था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि साईं उस्मान बुज़दार को बदल दिया जाए, मगर क्या उन्होंने बदला? नहीं बदला। फिर DGISI इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि मामला फ़ौरन तकर्री हो जाए, क्या उन्होंने की? 3 महीने किया और उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए 3 को बुलाया, पूरी फॉर्मेलिटीज़ की, उसके बाद किया। फिर इस्टेब्लिशमेंट एक मीटिंग की थी इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर आतिफ खान और शहराम तरकई ने, और उसके बाद उन्होंने दोनों को वजारत से हटा दिया जब तक उन्होंने माफ़ी ना मांगी और फिर ना आए। अच्छा, फिर चंद अपनों की करप्शन बताने पर इमरान खान ने एक हसास इदारे के सरबराह को बदल दिया, उस वक्त भी इख्तियार था। तीसरी बात यह है कि आपने कहा रोज़े रोशन की तरह, हाय मेरे अपोजिशन रहनुमा जिनके दर्द में हम मारे मारे जा रहे हैं, अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, नाइली ख़त्म हो और फिर उसके बाद वो सेरा सजे चौथी मरतबा उनके सर जमहूरियत की वड्डी बोर्ड। अच्छा, अब TT केस भी रोज़े रोशन की तरह है कि हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का TT केस दुनिया के किसी मुल्क में लेके चले जाएं और किसी ने तो टीटियाँ की ना, आई ना, कसूरवार जो भी है। अच्छा, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग जो है फलूदे वाले साहब, वो भी एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अच्छा, पनामा लीक्स भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, पेंडोरा लीक्स भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, दुबई लीक्स। हम यही सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो लोग थे उनका कुछ रोज़े रोशन की तरह आया नहीं था। आप सुन लेंगे और ऑपोजिशन का बेनज़ीर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी साहब, ज़ोएब साहब, जी बेनज़ीर शाह की तरफ बढ़ते हैं काफ़ी देर से। ज़ोएब साहब, नहीं सुन ले, मैं माजरत चाहता हूँ, आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं और मुझे पता है 1-2 मरतबा दरमियान में पानी पीने भी चले गए, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। अच्छा, दुबई लीक्स भी रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं, स्विस लीक्स 700 मेगा करप्शन स्कैंडल जिसमें आटा, गंदम, चीनी और BRT, मालम जब्बा और सारे ये भी रोज़े रोशन की तरह हैं। इट पट्टो थल्लू करप्शन है जिनको हम रहनुमा और लीडर कहते हैं, लुट के खा गए, सानू अगलियां नस्लां खा गए, रहनुमा और लीडर अभी भी बने हुए हैं। अब आ जाए इस पर, बिलाशुबा बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं हो सका इमरान खान के दौर में। उन्होंने पहली तकरीर कहा था कि मैं घर से एहतसाब करूंगा, वो नहीं हो सका। बिलाशुबा कुछ झूठे मन घड़त जाली मशकूक केसेस भी बनाए इमरान खान साहब के दौर में और बने। बिलाशुबा साबिक चेयरमैन नैब की जब ऑडियोज़ वीडियोज़ आई तो उस वक़्त हवाओं का रुख ना बदल सका और बशीर मेमन साहब जो DG साबिक FII उनके बयानात भी हमारे सामने हैं। बिलाशुबा कुछ मेरे कप्तान की विश लिस्ट भी और ख्वाहिशें भी थीं, इसमें कोई शक नहीं, मगर तहरीके इंसाफ का मैं कैसे कह दूं कि तहरीके इंसाफ एहतसाब नहीं करना चाहती थी? एहतसाब करना चाहती थी, उनका बुनियादी नुक्ता, मकसद, मंशूर का हिस्सा एहतसाब था। इमरान खान की 26 साल सियासी जद्दोजहद का बुनियादी नुक्ता, वही तो वो कह रहे हैं ना कि वो नहीं कर पाए, वही उसी बात पे तो वो अफसोस का इजहार करे कि वो नहीं कर पाए। अच्छा बेनज़ीर, आप कहिएगा। आखिरी दो जुमले। इमरान खान की सियासत सारा बयानिया एहतसाब था। इमरान खान के साथ बहुत सारे लोग आज भी इसलिए खड़े हैं कि वो, उनको यकीन है कि वो आके एहतसाब करेंगे, मगर आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब कुछ क्रेडिट या कुछ डिसक्रेडिट या कुछ नाकामियां शहजाद अकबर साहब की झोली में भी डालें, जिन्होंने एहतसाब को गाली बना दिया, जिन्होंने एहतसाब को मजाक बना दिया, जिन्होंने एहतसाब की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, TV इंटरव्यूज, ब्रीफिंग्स, मीटिंग्स में लंबी लंबी कहानियां सुनाते थे, लेकिन जब अदालतों में मामला पहुंचता था उस वक्त सबूत ही नहीं पेश कर सकते थे। और कुछ हमारा ये बदबूदार निज़ाम इंसाफ कुछ करके जो है वो सबको, यहाँ बिल्कुल सबको जिम्मेदार ठहरा दे आप ही कर। अच्छा बेनज़ीर, आप ये कहिएगा कि अक्रॉस द बोर्ड की जो एहतसाब की बात, यानी अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नैब थी, लेकिन उसके बावजूद आपकी जमात या आपसे इलाक़ जिस जमात ने किया उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं, उनके जो केसेस थे भी उनमें कोई परस्यू नहीं किया गया। तो अगर ऐसा भी था तब भी आपकी यानी आपके फेवर में ही था वो सब कुछ, तो आप चाह कुछ और ही रहे थे, इसका मतलब है। ज़ुहैब, देखिए इमरान खान साहब का एहतसाब का बयानिया कितना खोखला था, इसके बारे में हम इस शो पे बहुत बार बात कर चुके हैं और हमने बहुत सी इसकी मिसालें दी हैं।
मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक और इशू पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हम इस डॉन के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और बहुत अहम इशू था, जो ये था कि जब इमरान खान साहब से फ़ौज के किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बहुत देर से इस मुल्क में इक़्तिदार में रही है तो उनको मुकम्मल तौर पे आप सियासत से अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए बेहतर होगा कि वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल उनका हो मुल्क की सियासत में। ये बात जो है, ये एक स्टेटमेंट आपको बताती है कि इमरान खान साहब की जो सियासत की जो बुनियाद है वो कितनी गलत है, कि वो एक अनइलेक्टेड इदारे को कह रहे हैं कि आप सियासत का हिस्सा रहें अगर उससे मुझे फ़ायदा होता है, आप सियासत से अलग ना हो। ये एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है और ये मैं बात दोबारा दोहराना चाहूँगी इमरान खान साहब में और जो बाकी सियासी जमातें हैं, क्योंकि जो बाकी सियासी जमातें हैं जब उनको मौका मिलता है तो वो 18वीं तरमीम जैसे कवानीन लेके आती हैं जिससे आपके मुल्क की जमहूरियत जो है वो मजबूत होती है। इमरान खान साहब हमें कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी अगली बार तो मैं कुछ ख़ास नहीं कर पाऊँगा, मैं शायद हुकूमत भी ठीक तरह नहीं चला सकूँगा। आप मुझे बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास, और पीपल्स पार्टी का मैं दिफा नहीं कर रही, आप उनकी हुकूमत पे ज़रूर तनकीद करें और करनी भी चाहिए, लेकिन 2018 में पीपल्स पार्टी के पास क्या 2/3 मेजॉरिटी थी? नहीं थी। एक बहुत कमज़ोर कोलिशन थी, लेकिन उन्होंने कंसेंसस बनाया, वो एक ऐसे कानून लेके आए जिससे आपके मुल्क की जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत हुआ, वो बेहतर हुआ। ये बात बहुत 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 अहम है ज़ुहैब करना कि जब इमरान खान साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो उनका मतलब ये है कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट मेरे लिए फील्ड तैयार करे, फिर इलेक्शंस हो। जब बाकी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं तो उनका मतलब ये है कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट फील्ड से बाहर हो और फिर इलेक्शन हो, हमारे बीच में लड़ाई हो। इसी वजह से ज़ुहैब, जब उनसे एक इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, जो मुल्क की फ़ौज है, वो सियासत का हिस्सा रहे या सियासत से बाहर हो या आपकी साइड पे हो, तो वो उसका जवाब नहीं दे सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक हाइब्रिड निज़ाम रहे इस मुल्क में। और इस हाइब्रिड निज़ाम की वजह से जो हमने एहतसाब का अमल देखा, जो पूरा प्रोसेस था एहतसाब का, वो जो एक एहतसाब के नाम में जो मुल्क में हो रहा था पिछले 4 सालों से, वो होता रहा। तो ये हकीकी आज़ादी की बात तो इमरान खान साहब करते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है जमहूरी निज़ाम का, उसकी वो बात नहीं करते, जिसमें फ़ौज का एक बहुत वाज़े आईनी किरदार है और उसमें उनको उसी में रहना चाहिए। क्योंकि जो सवाल उनसे पूछा गया था उस TRT इंटरव्यू में, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि फ़ौज का कोई रोल नहीं है सियासत में, उन्होंने वो एक हल्फ उठाते हैं सियासत से बाहर रहने के लिए, लेकिन वो उसका भी जवाब नहीं दे सके। तो इस किस्म के निज़ाम से इमरान खान साहब को फ़ायदा होता है और वो चाहेंगे कि इसी किस्म का निज़ाम हो अगली बार भी अगर उनकी हुकूमत बनती है, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा रहेगा। तो आप ये कह रही हैं बिल्कुल कि वो ये चाहते हैं कि हाइब्रिड एक निज़ाम रहे और ओवर द ईयर्स क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है तो अभी भी एक कंस्ट्रक्टिव किरदार, अभी बड़ा अहम नुक्ता उठाया बेनज़ीर ने। इस पर हम मज़ीद भी तजिया लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बेनज़ीर ने बड़ा अहम पॉइंट एक रेस किया था कि इमरान खान ने इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ कहा। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि फ़ौज का किरदार क्योंकि रहा है तो अब वो किरदार, यानी इससे अगर ये तासुर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। सुहेल साहब, मैं आपके पास जाऊंगा कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर यानी मुझे लाने के लिए अगर किरदार है तो वो आप अदा करें, और फिर ऑपोजिशन की भी तनकीद बजा हो जाती है कि ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि इमरान खान अभी भी उन्हीं हलकों को पुकार रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने उनको हटा दिया है तो अब वही इमरान खान को लेकर आए। सुहेल साहब कहिएगा। देखिए ज़ुहैब साहब, एक बुनियादी जो तहरीक इंसाफ की फिलासफी में और इमरान खान की फिलासफी में एक खला है, वो खला यही है कि वो डेमोक्रेसी को उस तरह से तस्लीम नहीं करते, उसकी रूह को तस्लीम नहीं करते, और फौज का जो आईनी किरदार है उसकी नफी नहीं करते जिस तरह से बाकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। तो इमरान इस हवाले से एक नफसियाती बहरान का शिकार है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ फौज का हमेशा रोल रहा है, इसलिए इस रोल को जारी रहना चाहिए। मेरा ख्याल है इस रोल को ख़त्म होना चाहिए और इमरान खान को भी एज ए सियासतदान, एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन ये क्लैरिटी लानी चाहिए
कि सियासत में फौज का कोई किरदार नहीं है और जो भी किरदार है वो उसको खत्म होना चाहिए। अगर वो इस चीज पे आएंगे तो दूसरी सियासी जमातों के साथ उनकी बातचीत भी आसान होगी, समझना भी आसान होगा और पाकिस्तान को देखिए वो तो ये बात समझ तो नहीं रहे हैं। वो हर बार अपना जब भी वो खिताब करते हैं वो ये कहते हैं कि खुदा वास्ते भी अल्लाह के वो दे रहे हैं कुछ जगह तो कि अल्लाह का वास्ता है, मुल्क को संभालो, इलेक्शन अनाउंस करो। और वो जो ये कह रहे हैं, यानी अगर इसे तासुर लिया जाए तो जिससे वो ये कह रहे हैं उसका तो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन अनाउंस करवाना। देखिए ज़ुहैब साहब, देखिए इसका मतलब तो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं रखते जो 1973 का आइन है, कंसेंसस का आइन है, जिस पर सारी सियासी जमातें, पूरे मुल्क, जुडिशरी, हर एक का ईमान है, उस पर मुकम्मल यकीन रखने की जरूरत है। और वो ये कहता है कि फौज का कोई आईनी किरदार नहीं है और फौज का सियासी किरदार है, फौज न्यूट्रल रहेगी। उन्हें भी यही कहना चाहिए और यही अज्यूम करना चाहिए और अगर कहीं किरदार रहा भी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करना चाहिए। और जनरल बाजवा ने ये ठीक किया है कि न्यूट्रल किया है तो इसको और न्यूट्रल करना चाहिए। जहां कहीं भी फौज का किरदार है, फौज अगर जानिबदार रहेगी, किरदार अदा करती रहेगी तो उससे शिकायतें भी रहेंगी, उससे लोग हमेशा जानिबदार भी करार देते रहेंगे और फिर कभी ना इलेक्शन फेयर होंगे ना कभी गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल और फेयर आ सके। अच्छा मर साहब, आप कहिएगा, बिल्कुल इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमरान खान यानी कि हुकूमत से तो बात करने को तैयार ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि इनसे क्या बात करनी है। तो ये तो इसमें कोई डाउट तो नहीं रह गया ना कि वो किससे चाह रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करे या इलेक्शन ही अनाउंस कर दे। ये तो एक वाज़ेह बात है। देखिए इमरान खान साहब, जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अगेन जिस तरह अभी सोहेल साहब बात कह रहे थे, मतलब वो क्या तरीका है। आप एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से आप शिकायत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप कंट्रोल करते थे, आप ये कह रहे हैं कि आप मुदाखलत करते थे, आप ये कह रहे हैं कि आप बेख्तियार थे, बाइख्तियार कोई और था, लेकिन फिर आप मौजूदा हुकूमत को हटाने का तरीका भी उन्हीं को बता रहे हैं कि जी आप इनसे कहें। जाहिर है, देखिए एक बहुत सीधी सी बात है, सही आए गलत आए वो एक बिल्कुल अलग सी बात है। ये गवर्नमेंट जा कैसे सकती है? ये गवर्नमेंट दो तीन तरीक़ों से जा सकती है जो आइन में दर्ज हैं तरीक़े। एक ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इमरान खान जाएं असेंबली में, कुछ पार्टीज़ को अपने साथ मिलाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ लेकर आएँ, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, उसके बाद अब असेंबली डिसॉल्व कर दें। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म आपके दबाव में इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, गवर्नमेंट चली जाएगी। तीसरे, प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो असेंबलियों को तहलील करने का ऐलान करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। इसके अलावा कोई आइन में और तरीका दर्ज है ही नहीं। अब आप चाह ये रहे हैं कि जो 93 में हुआ उस तरह का तरीका अडॉप्ट किया जाए, जो उस तरीके से जाके कहा जाए, ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया जाए। तो फिर इमरान खान बताएं कि आप फिर ये जो पूरी एक राम कहानी है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने आपके इदारों पे कंट्रोल रखा, आप ये भी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी के कहने पे लगाया गया, आज भी आप शिकायत है कि पंजाब जो है पुलिस आपके पास नहीं है। ये सारी बातें आप करते हैं और फिर कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आप इस गवर्नमेंट को हटाने के लिए उसी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को हटाया जाए। बिल्कुल शहजाद, मेरा ख्याल है बहुत क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। एक सिर्फ भट्टी साहब को की तस्दीक कर दूं, एक प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में ऐसा गुजरा है जिससे जब पूछा गया कि आपको क्यों हटाया गया तो उन्होंने कहा कि शायद सदर साहब को मुझसे बेहतर वजीर आजम मिल गया और वो थे मोहम्मद खान जुनेजो। भट्टी साहब सुन लिया आपने, अब ये ज़रा अपनी तारीख़ पे ज़रा मुताला दोबारा आप शुरू करें। अच्छा शहजाद, आप कहिएगा कि इसमें तो कोई अब डाउट ही नहीं है ना कि जो आइनी तरीक़े हैं उस तरफ तो वो जा नहीं रहे, ना असेंबली में जाएंगे, उन्होंने का कोई चांस ही नहीं है इसका। लॉन्ग मार्च करके वो प्रेशराइज करेंगे उन हल्कों को, करना चाह रहे हैं कि जो पावरफुल है। ज़ोएब, मैं उसी बात का जवाब देना चाहूँगा जो इमरान खान का स्टेटमेंट है डॉन के इंटरव्यू में कि एक कंस्ट्रक्टिव रोल होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का। मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं है, 2019 में इमरान खान साहब के साथ चंद सहाफ़ियों की मीटिंग थी, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूं। उस मीटिंग में मैंने इमरान खान साहब से ये कहा कि आप यहां बैठे हुए हमसे मुलाकात कर रहे हैं, कल बिजनेस कम्युनिटी ने अपने एतराज़ात, माशी इशूज़ जो थे वो लेकर जनरल बाजवा साहब के पास गए हैं और उन्होंने उनसे इस्तदा की है कि इन मसाइल को हल करें।
मैंने पूछा इमरान खान साहब से, आप मुल्क के वजीर आजम है, ये फोरम होना चाहिए, उनको शिकायत लेके आपके पास आना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि देखें इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, हम वन पेज पर है। मुल्क में वाहिद इदारा जो इस वक्त फाल है, जो डिलीवर कर सकता है, वो फौज का इदारा है, बाकी सारे इदारे फारिग हो चुके हैं। इसलिए अगर वो हमारी मदद करते हैं तो हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बात अभी रिसेंटली मैंने इमरान खान को दोबारा याद दिलाई थी कि ये आपका फलसफा था, ये आपका नजरिया है, और अगर आपका ये नजरिया होगा फिर आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि वन फाइन डे आप उठेंगे और कहेंगे मैं DGIS अपनी मर्जी का लगाना चाहता हूं। तो इमरान खान के नजरिए में ये फ्लॉ है, और बदकिस्मती की बात यह कि अभी भी वो सीखे नहीं है इससे कि हुक्मरानी उन्होंने करनी है। उन्होंने अपनी सियासत आउटसोर्स की, उन्होंने मईशत आउटसोर्स की, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। तो जब तक वो खुद नहीं करेंगे, और इस वक्त भी उनको खतरा ये है, इलेक्शन शायद वो जीत जाए पॉपुलैरिटी की वजह से, उनको पता है वो हुकूमत चला नहीं सकेंगे, गवर्नेंस करने में उनको मदद चाहिए होगी, इसलिए वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन का किरदार होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहां पे ये बात भी कि दूसरी पार्टीज ये कहती नहीं है, हो सकता है दूसरी पार्टीज ये कहती ना हो, लेकिन करती बहुत हद तक वही है। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। आप पीपल्स पार्टी या बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को ना समझे। 2018 में जिस तरीके से नवाज शरीफ की बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने का फैसला किया गया था, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था हमें मालूम है। मुस्तफा नवाज खोकर ने उस वक्त भी मेरे प्रोग्राम में आके माफी मांगी थी कि जिसके कहने पे हमने वो हुकूमत गिराने का फैसला किया था, हमने गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था। बाप पार्टी से वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनते हैं सेनेट में। क्या कहा था उस वक्त मरियम नवाज साहबा ने कि बाप का बाप कौन है हमें पता है। तो देखें, इमरान खान पब्लिकली कह रहे होंगे, लेकिन जो तर्ज है या जो एक्शंस है वो बाकी पार्टियों की भी कुछ हद तक ऐसे ही रहे। इमरान खान शायद उसको ज्यादा ओन करते हैं, वो उसको नजरिया बनाना चाहते हैं, वो समझते हैं यही प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है जो मैं कर सकता हूं, यही गवर्नेंस का तरीका जो मैं कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे बाकी पार्टीज भी बरी जमाए। जी अच्छा भट्टी साहब, इस कंस्ट्रक्टिव रोल के ऊपर ये एज्यूम करते हुए कि आप भी पैनलिस्ट से एग्री करेंगे, एक रैपिड फायर सवाल है हमारे पास, उसका बस आपको जवाब देना है। मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह आपने भी भट्टी साहब से पूछा है जनाब स्पीकर, अल्लाह आपका भला करे। ये कौन साहब हैं जिनका आपने नाम लिया है? किन साहब की कह रहे हैं, किन्होंने वापस आना है? मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या नहीं? यस और नो? पहले वाले का तो मैंने अज्यूम कर लिया आपके बारे में। नहीं जनाब स्पीकर, ये इस वक्त यानी आ गए तो केड़ा तीर मार लेगा, या नहीं आएंगे तो केड़ा तीर मार लेंगे? क्या हमने रोला जिंदा रखा हुआ इन सारों को? किस लिए गए थे ये यार? खुदा के लिए यार बस करे। मियां नवाज शरीफ वापस आए, अभी नहीं, यू आर इन अ फिक्स। आप समझ नहीं रहे कुछ क्या भाई, कोई अच्छी बात करें। अच्छा मतलब आप बताइए, क्या समझ नहीं रहे? मैं नहीं समझ रहा। जो कुछ आप करने जा रहे हैं कर लें इस मुल्क के साथ। जो थल्लू ऑयल और गैस निकल रहा है ना, उनके मैनू भी दे देना 2 लीटर। साहब ज़ुहैब, अगर मुझे 1 सेकंड आप मौका दें। जी बेनज़ीर जी बोलिए। और एक और बात बेनज़ीर साहबा की, कि बेनज़ीर साहबा की एक जुमला कि 18वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत हुई। एक तो मैं पहले जमहूरियत लबांगा प्रोग्राम तो बाद बेनज़ीर साहबा से, और मैं लोकल बॉडीज ढूंढूंगा। अच्छा भट्टी साहब अभी टाइम खत्म हो गया। अच्छा वैसे नहीं, एक सेकंड 18वीं तरमीम में बहुत कुछ है और उसको पढ़ने की जरूरत है। और रूए रवां थे जरदारी साहब, मतलब पीपल्स पार्टी। मुस्तफा नवाज खोखर इतनी जमहूरियत थी कि वो अच्छा मेरे एक सेकंड बेनज़ीर को बोलने दे भट्टी साहब, बस बिल्कुल हमारे पास टाइम खत्म हो गया। बात को जरा ट्विस्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम में। देखिए नहीं, मैं अपनी बात पूरी मुकम्मल मुझे करने दें। देखिए मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कौन सी ऐसी सियासी जमात थी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने आके इतना खुल के कहा हो कि इनको आप हटाएं और हमें वापस इक़्तिदार में लेके आएँ। ठीक है, अगर मैंने जैसे कहा कि आप उनको तनकीद करनी चाहिए उनकी कारकर्दगी पे, और हम लोग करते भी हैं, लेकिन एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है जिस किस्म के कवानीन, और पीपल्स पार्टी को उसका पूरा क्रेडिट जाता है और मैं दूंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम से जिस तरह हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हुआ है ऐसे पहले नहीं हुआ था। और उसके बाद आपको या 18वीं तरमीम को जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ा नहीं है पूरा 18वीं तरमीम में क्या है और उसमें किस किस्म के चेंजेस लाए गए। और एक और मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे सिर्फ सियासतदानों की बात हो रही है, एक और चीज़ बहुत अहम है
कि कुछ हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी इस किस्म के वीलॉग्स करते हैं और वो भी इस किस्म के अपील्स करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि आप आएँ और आके मुल्क के जो जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक करें और एक गैर सियासी हुकूमत लेके आएँ और एक टेक्नोक्रेटिक हुकूमत लेके आएँ। बहुत क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत देर से ये हाइब्रिड निज़ाम जो है बिल्कुल आपका ये तो पहले ही वैलिड पॉइंट आपने बिल्कुल दिया है कि सियासत में कोई किरदार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का, कोई कंस्ट्रक्टिव रोल और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। नेगेटिव हो कंस्ट्रक्टिव हो जो भी हो उनका कोई किरदार नहीं है सियासत में। अच्छा, अब मियां साहब का जवाब अगर आप देना चाहें, आ रहे हैं या नहीं आ रहे? असल सवाल ये तो मुझे तो इस तरह की अंदर की बातें नहीं होती और ना ही भट्टी साहब के पास गट फीलिंग क्या कहती है आपकी? कल बैठेंगे और फिर फाल निकालेंगे, फिक्र ना करें। गट फीलिंग क्या कहती है? मुझे लगता है कि इलेक्शन से शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले आएंगे, क्योंकि देखिए जो है मुझे ये लगता है कि नून लीग के पास अब सिर्फ एक ही कार्ड रह गया है इलेक्शन लड़ने के लिए और वो है मियां साहब आके कैंपेन के लिए। तो वो अगर और देखिए लेकिन जो है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं चला तो फिर इसके बाद मुस्लिम लीग नून के पास और कोई कार्ड है नहीं। तो मुझे लगता ये है कि वो शायद इलेक्शन से पहले आएंगे। जी सही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि देखिए जब तक अब नई एस्टेब्लिशमेंट आएगी, नई डॉक्ट्राइन आएगी, उसको देखते हुए मियां साहब फैसला करेंगे कि वो आ सकते हैं नहीं आ सकते। मियां साहब के लिए लंबी जेल काटना जरा मसला है, यानी हालात वाक़यात का जायजा लेते हुए फैसला। मुझे नहीं लगता कि मियां साहब सुहेल साहब आप बता दीजिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस साल वो वापस आएंगे। अगले साल भी जब खासी एश्योरेंस हो जाएगी, इस तरह की गारंटी मिलेगी तो आएंगे। हालात वाक़यात का जायजा लेने के बाद। जी सुहेल साहब, आप नहीं आएंगे। सुहेल साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आप क्या समझते हैं आएंगे मियां साहब या नहीं? कब तक आएंगे? इलेक्शन से पहले बाद? जी, अपने मुकदमात का खात्मा करवा के और इलेक्शन से पहले। शहजाद आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन पता नहीं वो इलेक्शन का हिस्सा अगर हो तो वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से बहुत सारे लोग खुश हैं, मतलब हाइब्रिड निज़ाम जिसको हम कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नून लीग ने वाकई आगे देखना है तो नवाज शरीफ साहब आके कैंपेन जरूर करें, लेकिन ये जो पार्टी को फैमिली एंटरप्राइज की तरह चलाते हैं कि मैं नहीं होगा तो भाई वजीर आजम होगा, भाई नहीं होगा तो बेटी होगी, और फिर जो हमजा है वो फिर सीएम होंगे। इलेक्शन कैंपेन को लीड करना पड़ेगा मियां साहब को उठाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बार बार कहा जा रहा है कि इख्तिताम किया जाए। आपसे कल मुलाकात होगी।